हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। यह मेरा पहला वीडियो है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स के लिए चैप्टर वाइज सीरीज, जिसमें हम हर सब्जेक्ट का बारी बारी से चैप्टर वाइज कराएंगे। इसी सीरीज का मेरा पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, घ उपर्युक्त सभी। देखने में तो सभी आपके सही लग रहे हैं। सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया सर्वाधिक उपयुक्त नाम। चूँकि हड़प्पा की खोज पहले हुई, बाद में और जगहों की खोज हुई, तो पता चला कि सभी जगह जो सिंधु नदी के आसपास बसे थे, लेकिन पहली खोज जो हड़प्पा में हुई, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, हड़प्पा सभ्यता। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है खरवी, दूसरा कुनितासी, तीसरा है कोटडीजी, चौथा है धौलावीरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, धौलावीरा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? प्रस्तर युगीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, लोह युगीन। तो जैसा कि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रस्तर युगीन, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर युगीन सभ्यता का मतलब ये होता है जिस समय लोग पत्थरों का औजार उपयोग करते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के पहले लोग यूज करते थे, पाषाणकालीन। और उसके बाद फिर ये कांस्य सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है, इसको कांस्य सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद ये जो आपका लौह युगीन सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, मतलब लोहे का उपयोग नहीं हुआ था। लोहे की खोज आपकी वैदिक सभ्यता में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन काल इसको कहेंगे। सबसे पहले प्रस्तर युगीन, फिर ताम्र युगीन, फिर कांस्य युगीन, फिर लौह युगीन। इसमें जो आपका कांस्य युगीन होता है, कांस्य मतलब कॉपर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? नहर से, झील से, तालाब से, कुओं से। देखिए इसमें आपका दो प्रश्न मिल रहा है। एक तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, ये भी क्वेश्चन आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दूसरा ये है कि इस विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा कुओं से। आइए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे? वैदिक युग के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, मौर्य युग के लोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि मैंने अभी आप जस्ट कुछ देर पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग किससे परिचित थे? कांस्य से, कॉपर से। बाकी वैदिक युग के लोग तो परिचित थे ही, साथ में मौर्य युग अगर बात आए तो वैदिक उत्तर वैदिक काल में मौर्य युग आता है, तो इसलिए ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, हड़प्पा सभ्यता के लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा छठवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सूची 1 में है फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की, ब गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक, तीसरा है ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरे का चित्र, चौथा है अलंकृत एवं कच्ची ईंटें। सूची 2 का पहला हड़प्पा, दूसरा चंदोड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। आप इसमें से देख सकते हैं कौन सा क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ख, अर्थात पहले का आपका हो जाएगा चौथा। फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की कहाँ मिला है? आपका लोथल से मिला है। दूसरे का गुड़िया निर्माण का कारखाना लिपस्टिक, ये भी दूसरे का दूसरा ही होगा, चंदोड़ो। तीसरा ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरे का चित्र, यह आपका मिला है हड़प्पा से। और अलंकृत ईंटें एवं कच्ची
अलंकृत एवं कच्ची ईंटें, ये आपका मिला है कालीबंगा से। तो आप अपने हिसाब से पहले इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अपना आंसर मिला सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल, सातवाहन काल। इसका सही उत्तर है कुषाण काल। अगला प्रश्न है, सिंध का बाघ या मृतकों का टीला हड़प्पा के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ये सबसे तो आप जरूर परिचित होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। आइए अगला 9वां है, किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? मौर्य काल, वैदिक काल, सैंधव काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते होंगे इसका सही उत्तर है सैंधव काल, क्योंकि चित्राक्षर लिपि का मतलब ये होता है ऐसा लिपि जो चित्रों की सहायता से लिखा गया हो। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि अभी ये पढ़ा नहीं गया है, और इसकी जो लिपि है, इसको लिखने का जो तरीका है, ये चित्र के माध्यम से, जैसे आप चाइना वाली लिपि थोड़ा बहुत देखते होंगे, उससे थोड़ा मिलता है इसका, जैसे लगता है चित्र बना है, तो उसी चित्राक्षर लिपि से कहते हैं, उस तरह का है ये। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपका पहला है महत्वपूर्ण पशु, महत्वपूर्ण देवी, महत्वपूर्ण वृक्ष, महत्वपूर्ण भवन। ऑप्शन है आपके स्नानागार, वृषभ, मातृदेवी, पीपल। तो महत्वपूर्ण पशु जो आपका है वो वृषभ मतलब सांड ये जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण पशु माना गया है। महत्वपूर्ण देवी जैसा कि आप जानते हैं मातृदेवी, और अगर देवता पूछता है तो आपका हो जाएगा पशुपतिनाथ। और महत्वपूर्ण वृक्ष, तो वृक्ष यहाँ पे पीपल दिया है, और महत्वपूर्ण भवन आपका हो जाएगा स्नानागार। ये महत्वपूर्ण भवन इसलिए है क्योंकि जब कोई खास आयोजन होता था उस समय, मान लीजिए जो भी शासक रहा हो उसके यहाँ ये था कि या लोग जो है किसी खास महोत्सव, जैसे हम लोग का है कि लोग गंगा नहाने जाते हैं, या मान लीजिए किसी खास महोत्सव पे कोई स्नानागार वगैरह है वहाँ पे जाते हैं जो जिसको पवित्र माना, उसी प्रकार ये था महत्वपूर्ण भवन में इसको रखा गया था स्नानागार को। तो आइए देखते हैं पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो इस तरह से आपको उत्तर हो जाएगा ख। 11वां प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है मिस्र की सभ्यता को, मेसोपोटामिया की सभ्यता को, सैंधव सभ्यता को, चीनी सभ्यता को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैंधव सभ्यता को। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है सैंधव सभ्यता को। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों 11वां भी 12वां भी। ये पूछा था सैंधव सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार, ये तो हो गया 12वां का। 13वां, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा, मेहरगढ़, सराय नहर, बुरजहोम। पॉज करके आप देख सकते हैं, उसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़, ख मेहरगढ़। चौथा है, अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? 3, 5, 9, 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग 9। 15वां प्रश्न आपका है, हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। अभी हाल में किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है? के.एन. वर्मा, एस.आर. राव, क ख दोनों, केवल क। तो अगर आपको पता होगा तो इसका सही उत्तर है कि इन दोनों ने दावा किया था, के.एन. वर्मा एवं एस.आर. राव ने। आइए देखें 16वां प्रश्न। 16वां है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। उत्तरोत्तर का मतलब पहले समझ लीजिए,
उत्तरोत्तर का मतलब है जैसे कि कोई भी सभ्यता ये नहीं है कि एक समय आई फिर रही फिर उसके बाद अचानक पूरी सभ्यता लुप्त हो गई। ये कोई भी सभ्यता आती है तो जैसे मान लीजिए जो पहले सभ्य उसी सभ्यता में जो पहले आई वो लुप्त होगी, बाद में बाद वाली होगी। तो जो बाद में या जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत दिन तक रही या रिसेंट में जो सभ्यता हुई वो उत्तरोत्तर, जैसे आपने वैदिक पीरियड में पढ़ा होगा एक ऋग वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल, उसी तरह ये उत्तरोत्तर हड़प्पा की बात हो रही है कि मतलब एक जो आपका मेन हड़प्पा है, एक हड़प्पा के बाद रहने वाली सभ्यता जो थी वो उसको भी हड़प्पा ही कहेंगे। तो रंगपुर, कालीबंगा, लोथल की रोपड़, इसका सही उत्तर हो जाएगा क, रंगपुर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपका पहला है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे कौन सा ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, आलमगीर, रावी नदी, सिंधु नदी, भगवा नदी, सतलज नदी, हिंडन नदी। तो जैसा कि आप जानते होंगे मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है, लोथल आपका भगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा आपका घग्घर नदी के किनारे है और आलमगीर आपका हिंडन नदी के किनारे है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है? परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के लिए, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए या युगल समाधान के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो आप इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। तो आप इसको इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि एकमात्र जगह है जहाँ पर घोड़े की हड्डियों का अवशेष मिला है, नहीं तो हड़प्पा में घोड़ों का कोई प्रचलन नहीं था। ना तो आपको गाय का बहुत अधिक प्रचलन मिलेगा, ना तो घोड़े का। प्रमुख पशु आपका वृषभ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। चलिए 19वां देखते हैं। 19वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बना भवन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, अन्नागार। अन्नागार का मतलब ये होता है जहाँ पे हम अन्न का भंडारण करते हैं, तो उसी को अन्नागार कहते हैं। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट या बड़ी इमारत बताते हैं क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था, खास करके पुरानी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था वो वहाँ का क्या था? अन्न, मतलब अनाज। किसान अनाज उगाते थे। अब अगर आवश्यकता से अधिक अनाज उगाया गया तभी भंडारे की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो आवश्यकता से अधिक अनाज उगाने का मतलब ये है कि व्यापार बढ़ेगा। इससे क्या हुआ कि साम्राज्यवाद का आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्नागार वहाँ पे था, मतलब ये है कि वहाँ पर भी ये साम्राज्यवाद की कुछ बात थी। मतलब वहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत सही था, इतना अनाज वो लोग उगाते थे कि अनाज को बचाने के लिए भी अन्नागार बनाना पड़ा उनको। दूसरा 20वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? कुंभकार मतलब कुम्हार, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे उनका जो अवशेष है मोहनजोदड़ो में मिलता है। 21वां सिंधु निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? कुत्ता, सांड, घोड़ा, ऊँट। ध्यान रखिए यहाँ पे प्रिय पशु की बात की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा सांड, जिसे अभी हमने बताया था वृषभ। 22वां है सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? क्या है? ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। ये सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। तो देखिए इसमें जो आपका पहला है ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ये आपका सही है। दूसरा सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को है, ये भी आपका सही है। और कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, ये भी सही है। इसमें जो आपका तीसरा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये आपका गलत है। नहरों नहीं बल्कि कुओं के द्वारा इनकी सिंचाई होती थी या नदियों के द्वारा होती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग। आइए 24वां देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है?
रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा, बनमाली। 24वां, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा अपने, काली मतलब होता है, बंगा मतलब क्या होता है, कंगन। कालीबंगा माने काली चूड़ियाँ, मतलब काली चूड़ियों के लिए कालीबंगा बहुत फेमस था। ये आपके राजस्थान के पास में मिल जाएगा, राजस्थान में इस समय कालीबंगा नामक स्थान। 25वां देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? स्नानागार, धार्मिक स्थल, नगर नियोजन, अन्नागार। देखिए इसमें मेन क्या पूछ रहा है, प्रमुख विशेषता। तो देखिए अन्नागार तो ठीक है था, स्नानागार भी था, धार्मिक स्थल का कोई खास साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर था, वो था, ऐसा कुछ बात नहीं। लेकिन इसमें जो प्रमुख विशेषता की बात है वो है नगर नियोजन। यहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली थी ये बहुत बढ़िया थी। मतलब ये इस समय आधुनिक लोग भी इसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, लेकिन अभी भी ऐसा अपनाया नहीं गया है। लेकिन ये नगर नियोजन प्रणाली वहाँ की सबसे अधिक फेमस है। अब देखिए यहाँ से जो आपका 26वां क्वेश्चन है, अब ये वैदिक साहित्य से शुरू हो गया, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक काल। तो इसको हम अब आपको कल बताएंगे। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। 25 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, यहाँ आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया। क्योंकि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो एक एक चैप्टर एक वीडियो में बनाएंगे। तो अगला चैप्टर अगले दिन। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।